Assalamu alaikum everyone. Hope so you all will be fine. My name is Junaid Nawaz and I welcome you in my YouTube channel Cam Viewpoint. आज हम टेस्ट नंबर 7 की डिस्कशन करेंगे जो कि 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14 से है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं टेस्ट डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1 है लिपिड्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स मेड अप ऑफ। ऑप्शन है फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, नन ऑफ देम। तो इसका करेक्ट आंसर है फैटी एसिड। लिपिड्स जो हैं ये फैटी एसिड से मिलके बनते हैं और लिपिड्स में ऑयल्स और फैट्स शामिल हैं। ऑयल्स और फैट्स जो हैं ये लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड जिन्हें फैटी एसिड कहते हैं उनके एस्टर्स हैं विद ग्लिसरॉल। और क्योंकि इसमें 3 फैटी एसिड शामिल होते हैं इस वजह से इनको ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं। सो लिपिड्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स मेड अप ऑफ फैटी एसिड। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए न्यूक्लिक एसिड्स मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ। ऑप्शन है न्यूक्लियोटाइड, फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड एंड नन ऑफ देम। तो इसका करेक्ट आंसर है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड जो हैं ये एसेंशियल कंपोनेंट हैं लिविंग सेल के और ये लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स जिन्हें न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है उन पर मुश्तमिल होते हैं। और हर न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है। उसमें नाइट्रोजनियस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप शामिल है। और न्यूक्लियोटाइड्स की जो टाइप्स हैं इसमें डीएनए और आरएनए आता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज वाटर सॉल्युबल। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन ई। सो इसका करेक्ट आंसर है विटामिन सी। विटामिन्स जो हैं ऐसे विटामिन्स जो कि वाटर सॉल्युबल हों उन्हें हम उसमें आता है बी कॉम्प्लेक्स हैं जो कि 10 विटामिन्स हैं। इसके अलावा विटामिन सी जो कि एस्कॉर्बिक एसिड है ये भी वाटर सॉल्युबल है। और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो हैं ये बॉडी बहुत तेज़ी से बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं। इसलिए वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो हैं ये टॉक्सिक नहीं हैं अगर आप ज़्यादा अमाउंट भी ले लेते हैं। लेकिन इनकी डेफिशिएंसी जो है वो कुछ प्रॉब्लम काज करती है। तो विटामिन सी जो है और इसके अलावा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दे आर वाटर सॉल्युबल। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए विच इज़ द नेचुरल शुगर फाउंड इन स्टार्ची फूड। स्टार्ची फूड में कौन सी नेचुरल शुगर पाई जाती है। ऑप्शन है पेंटोज, डेक्सट्रोज, एक्सोज एंड ऑल ऑफ देम। सो इसका करेक्ट आंसर है डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज जो है ये क्रिस्टलाइन ग्लूकोज को कहते हैं और ये नेचुरल शुगर है जो कि स्टार्ची फूड में पाई जाती है। इट प्रोवाइड्स सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स टू द बॉडी दैट कैन बी easily broken down एंड प्रोसेस्ड। और डेक्सट्रोज जो सोल्यूशन है इसको हम डिफरेंट कंसंट्रेशन में यूज़ करते हैं और एनर्जी के सोर्स के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है थ्रू ड्रिप सिस्टम। आप अक्सर देखते होंगे कि जो ड्रिप लगाई जाती है ग्लूकोज की तो बेसिकली वो डेक्सट्रोज होती है। इट इज़ यूज्ड टू प्रोवाइड फ्लूइड रिप्लेसमेंट एंड एनर्जी टू द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। ऑप्शन है ग्लूकोज, स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन। सो इसका करेक्ट आंसर है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है ये मोनोसेक्राइड है और मोनोसेक्राइड जो है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। जबकि स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन ये पॉलीसेक्राइड्स हैं और पॉलीसेक्राइड जो हैं ये अमॉर्फस सॉलिड हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कार्बोहाइड्रेट्स आर synthesized by plants through photosynthesis process which requires the following except। यानी कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के अमल से प्रोड्यूस होते हैं और इनमें से कौन सा नहीं शामिल इस प्रोसेस में। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सनलाइट, ऑक्सीजन एंड क्लोरोफिल। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन।
Carbohydrates are synthesized by plants through photosynthesis process from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and green pigment chlorophyll. तो इसका आप रिएक्शन देखिए, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मोल्स वाटर के 6 मोल से रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। उसके नतीजे में ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है और 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। ऑक्सीजन जो है ये प्रोडक्ट में है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें ऑक्सीजन नहीं है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, सनलाइट है और क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। हाइपोग्लाइसीमिया रिजल्ट ड्यू टू, ऑप्शन है हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, लो कोलेस्ट्रॉल लेवल, लो शुगर लेवल इन बॉडी एंड हाई शुगर लेवल इन बॉडी। सो इसका करेक्ट आंसर है लो शुगर लेवल इन बॉडी। अगर बॉडी में शुगर लेवल लो हो जाए तो इसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। क्वेश्चन नंबर 8। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर? ऑप्शन है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, स्टार्च एंड सुक्रोज। सो इसका करेक्ट आंसर है स्टार्च। जो मोनोसेक्राइड हैं वो रिड्यूसिंग शुगर्स कहलाती हैं, जबकि पॉलीसेक्राइड जो हैं ये नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर होती हैं। सो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है ये मोनोसेक्राइड हैं, सुक्रोज जो है ये डाइसेक्राइड है, जबकि स्टार्च जो है ये पॉलीसेक्राइड है। सो स्टार्च इज नॉन रिड्यूसिंग। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विटामिन B1 थायामीन वाज डिस्कवर्ड बाय, इसको किसने डिस्कवर किया था? ऑप्शन है हॉपकिंस, फंक, जे वॉटसन एंड डेवी। सो इसका करेक्ट आंसर है फंक। फंक ने विटामिन का नेम भी प्रपोज किया था और विटामिन B1 डिस्कवर भी किया था, जिसे थायामीन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज, कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला क्या है? ऑप्शन है CnH2nO, CnH2ON, CH, CnH2n, C6H2nO। सो इसका करेक्ट आंसर है CnH2nO। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, इन्हें हम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कह सकते हैं। सो दे हैव जनरल फार्मूला CnH2ON। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन ड्राई वेट ऑफ सेल। ऑप्शन है 20%, 40%, 50% एंड 70%। सो ड्राई वेट जो है सेल का, उसमें 50% जो है वो प्रोटीन शामिल होती है, प्रोटीन पे मुश्तमिल होता है। प्रोटीन्स आर हाईली कॉम्प्लिकेटेड नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स मेक अप मोर देन 50% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ एनिमल्स। ईच प्रोटीन हैज इट्स सोर्स एंड कैरीज आउट अ स्पेसिफिक फंक्शन। यानी हर प्रोटीन जो है उसका स्पेसिफिक फंक्शन होता है और प्रोटीन जो है ये अमाइनो एसिड से मिलके बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, टेट्रासेक्राइड्स आर क्लासिफाइड अंडर, इसमें ऑप्शन है मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स एंड ऑल ऑफ देम। सो इसका करेक्ट आंसर है ओलिगोसेक्राइड्स। टेट्रासेक्राइड जो है ये एलिगोसेक्राइड की कैटेगरी में आते हैं। ओलिगोसेक्राइड जो हैं ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि 2 से लेकर 9 मोनोसेक्राइड यूनिट्स प्रोवाइड करते हैं ऑन हाइड्रोलिसिस। अगर इनकी हाइड्रोलिसिस की जाए तो हमें 2 से लेकर 9 मोनोसेक्राइड यूनिट मिलते हैं। अब इसमें अगर 2 मोनोसेक्राइड यूनिट मिलेंगे तो उसे हम डाइसेक्राइड कहते हैं, 3 हों तो ट्राइसेक्राइड, 4 हों तो टेट्रासेक्राइड। तो ये डिपेंड करता है कि हाइड्रोलिसिस के नतीजे में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। सो टेट्रासेक्राइड जो है ये ओलिगोसेक्राइड की कैटेगरी में आएगा। क्वेश्चन नंबर 13, रिकेट्स डिजीज इज काज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई एंड विटामिन सी। सो इसका करेक्ट आंसर है विटामिन डी। रिकेट्स बेसिकली ये सॉफ्टनिंग एंड वीकनिंग ऑफ बोन्स है जो कि बच्चों में होती है। ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। अगर बहुत लंबे अरसे तक विटामिन डी की डेफिशिएंसी रहे तो बोन्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं और ये जो है ये डिजीज़ जो है ये चिल्ड्रन में, बच्चों में पाई जाती है।
क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विच वन इज द सिंपलेस्ट शुगर विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज। कौन सी सिंपलेस्ट शुगर है जो कि हाइड्रोलाइज नहीं हो सकती। सो ऑप्शन है ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च एंड सेलुलोज। सो इसका करेक्ट आंसर है ग्लूकोज। ग्लूकोज चूंकि मोनोसेक्राइड है और मोनोसेक्राइड जो है ये सिंपलेस्ट शुगर्स होती हैं और ये हाइड्रोलाइज नहीं हो सकती। और मोनोसेक्राइड जो है वो आमतौर पर 3 से लेकर 9 कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई काजेस। इसमें हमारे पास ऑप्शन है रिकेट्स, स्कर्वी, एनीमिया इन बेबीज एंड नाइट ब्लाइंडनेस। सो विटामिन ई की डेफिशिएंसी से जो प्रॉब्लम होता है वो है एनीमिया। एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें रेड ब्लड सेल्स जो है वो उनकी हेल्दी ग्रोथ नहीं होती या वो उनकी परसेंटेज जो है वो कम होती है। सो डेफिशिएंसी जो है विटामिन ई, इससे जो डिजीज़ है दैट इज़ एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज कंबाइन टू फॉर्म। ऑप्शन है सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज एंड स्टार्च। सो इसका करेक्ट आंसर है लैक्टोज। सुक्रोज जो है ये डाइसेक्राइड है जो कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज पर मुश्तमिल है, और ग्लूकोज बीट, शुगर केन और फ्रूट्स इनमें पाया जाता है। लैक्टोज जो है ये ग्लूकोज और ग्लैक्टोज का डाइसेक्राइड है, और ये मिल्क शुगर में और डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। जबकि माल्टोज जो है ये डाइसेक्राइड है 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का, और ये सीरियल्स में अनाज में ये पाया जाता है। So glucose and galactose combine to form lactose. So option B is correct. Question number 17 देखिए, which one of the following statements about glucose and sucrose is incorrect? So इसमें option है soluble in water, naturally occurring, carbohydrates and disaccharides. So इसका करेक्ट आंसर है डाइसेक्राइड। अब ग्लूकोज और सुक्रोज दोनों ही वाटर में सॉल्युबल हैं, दोनों ही नेचुरली अकरिंग हैं, दोनों ही कार्बोहाइड्रेट हैं, लेकिन ग्लूकोज जो है ये मोनोसेक्राइड है जबकि सुक्रोज जो है ये डाइसेक्राइड है। सो इसलिए डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, विच कार्बोहाइड्रेट इज यूज डायरेक्टली बाय मसल्स फॉर एनर्जी। इसमें ऑप्शन है लैक्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। सो इसका करेक्ट आंसर है ग्लूकोज। our body uses carbohydrate in the form of glucose, और ग्लूकोज जो है ये ओनली फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की जिनको मसल्स जो हैं वो डायरेक्टली एनर्जी हासिल करते हैं, और हमारा जो ब्रेन है वो ग्लूकोज को यूज़ करता है एज एनर्जी सोर्स, क्योंकि वो फैट को जो है वो कंज्यूम नहीं कर पाता। इट कैन नॉट यूज़ फैट फॉर दिस पर्पस। सो कौन सा कार्बोहाइड्रेट जो कि डायरेक्टली मसल्स यूज करते हैं फॉर एनर्जी, दैट इज ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विच वन ऑफ दीज प्रोटेक्ट्स अस अगेंस्ट द डिजीज। तो ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड ऑल ऑफ दीज। सो इसका करेक्ट आंसर है प्रोटीन्स। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, डीनेचरिंग ऑफ प्रोटीन इज काज्ड बाय। ऑप्शन है हीटिंग, चेंजिंग पीएच, बोथ ऑफ देम एंड नन ऑफ दीज। सो प्रोटीन की डीनेचरिंग जो है वो हीटिंग से भी हो सकती है और पीएच चेंज होने से भी। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है सी ऑप्शन, बोथ ऑफ देम। प्रोटीन्स आर डीनेचर्ड बाय हीटिंग, ट्रीटमेंट विद अल्कलाइन और एसिड, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाई साल्ट कंसंट्रेशन एंड मैकेनिकल एगिटेशन। सो ये तमाम जो हैं ये प्रोटीन की डीनेचरिंग में रोल प्ले करते हैं। एसिड, बेस, ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग एजेंट्स, हाई साल्ट कंसंट्रेशन, और अगर मैकेनिकल एगिटेशन की जाए तब भी प्रोटीन जो है वो डीनेचर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ स्टेरिक एसिड इज।
ऑप्शन है C15H31 COOH, C17H33 COOH, C15H30 COOH and C17H35 COOH। सो स्टेरिक एसिड का जो फॉर्मूला है वो है C17H35COOH और ये सैचुरेटेड फैटी एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है। जबकि पाल्मिटिक एसिड का फॉर्मूला जो है C15H31 COOH, ये भी जो है ये भी सैचुरेटेड है। जबकि ऑलिक एसिड जो है इसमें एक डबल बॉन्ड आता है चेन में, तो ये C17H33 COOH इसका फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, which are responsible for transmitting genetic information from generation to generation? ऑप्शन है vitamins, lipids, proteins and nucleic acid। सो इसका करेक्ट आंसर है न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए आता है और डीएनए जो है ये परमानेंट स्टोरेज प्लेस है जेनेटिक इंफॉर्मेशन की, जो कि सेल के न्यूक्लियस में मौजूद होता है और इट कैरीज एंड स्टोर्स ऑल जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल। और इन इंस्ट्रक्शंस को, इन इंफॉर्मेशंस को कहते हैं जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, एग्स, ऑयल्स एंड फैट्स कंटेन विटामिन। सो ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी। सो इसका करेक्ट आंसर है विटामिन ए। सोर्सेज ऑफ विटामिन ए में डेयरी प्रोडक्ट्स शामिल हैं, एग्स, ऑयल्स एंड फैट्स, फिश, और इट कैन आल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम बीटा कैरोटीन जो कि ग्रीन वेजिटेबल्स में पाई जाती है लाइक कैरेट्स, और लीवर में भी विटामिन ए मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 24 देखिए, इथाइल ब्यूटानोएट स्मेल्स लाइक। ऑप्शन है एप्पल, पाइनएप्पल, लेमन एंड मेलन। सो इसका करेक्ट आंसर है पाइनएप्पल। मिथाइल ब्यूटानोएट की जो स्मेल है वो एप्पल की तरह की है, जबकि इथाइल ब्यूटा। क्वेश्चन नंबर 25, इन द स्किन व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट। ऑप्शन है ए, डी, ई एंड के। सो इसका करेक्ट आंसर है विटामिन डी। So vitamin D is formed in the skin when it is exposed to sunlight. Question number 26. The percentage of sunlight absorbed by atmospheric gases is. So इसमें ऑप्शन है 2%, 10%, 18% एंड 25%। सो कितने परसेंटेज है सनलाइट की जो कि एटमॉस्फेरिक गैसेस अब्जॉर्ब करती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 18%। इसमें ज़रा देखिए आप, सनलाइट जो है ये शॉर्टर वेवलेंथ वाली रेडिएशन पे मुश्तमिल होती है और सोलर एनर्जी जो है एब्जॉर्ब बाय द अर्थ सरफेस, ज़मीन से टकराने के बाद जो है कुछ तो एब्जॉर्ब हो जाती है और बाकी जो है वो रिफ्लेक्ट होती है एंड इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हीट एनर्जी विच इज़ ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। तो अगर टोटल देखा जाए तो 32% जो है वो रिफ्लेक्शन होती है, 6% जो है रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ सरफेस एंड 26% बीइंग रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द स्पेस because of clouds, gases and dust particles in the atmosphere, and 18% of sunlight is absorbed by atmospheric gases। इसके अलावा जो बाकी 50% है वो अर्थ तक पहुंचती है और एब्जॉर्ब होती है। The energy is radiated as heat energy of longer wavelength which is absorbed by water vapors and carbon dioxide in atmosphere। तो ये कुछ डिटेल है कि सनलाइट जो है कितने परसेंट एब्जॉर्ब होती है और कितने परसेंट रिफ्लेक्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, ग्लोबल वार्मिंग काजेज राइजिंग ऑफ द सी लेवल, द काज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज। हमारे पास ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस एंड ओजोन गैस। सो इसका करेक्ट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। Increased concentration of carbon dioxide layer absorbs the infrared radiation emitted by the Earth's surface that prevents heat energy escaping from the atmosphere. As the concentration of carbon dioxide in air increases, less heat energy is lost from the surface of the Earth. Therefore, the average temperature of the surface gradually increases.
ये इस तरह है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जैसे जैसे परसेंटेज कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो सनलाइट जो कि ज़मीन पर पड़ती है और टकराने के बाद हीट रेडिएशन यानी इंफ्रारेड रेडिएशन में कन्वर्ट होती है, तो उन रेडिएशन को कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगी, उसको एस्केप नहीं होने देगी कि वापस वो एटमॉस्फेयर में जाए। तो इस तरह क्या होता है, अर्थ सरफेस जो है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, अर्थ सरफेस का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और इसके नतीजे में ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो ग्लोबल वार्मिंग की बेसिक रीज़न जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, विच इज़ द मेजर इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? इसमें इंक्रीज इन टेम्परेचर, राइज इन सी लेवल, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड ऑल ऑफ देम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ देम। इसमें आप देख सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि ग्लेशियर और आइसबर्ग जो हैं वो मेल्ट होते हैं, सी लेवल जो है वो राइज कर जाता है, उसके नतीजे में फ्लडिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, विच गैस सेव्स द सर्फेस ऑफ अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन? तो इसमें ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड ओजोन। तो इसका करेक्ट आंसर है ओजोन। ओजोन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है, लेकिन इसकी मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो है जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर रीजन में मौजूद है, अर्थ सरफेस से तकरीबन 25 टू 30 किलोमीटर अबव। और ये लेयर जो है ये इसने पूरी अर्थ को, ग्लोब को सराउंड किया हुआ है, जो कि प्रोटेक्ट करती है अर्थ को फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अगर ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है ये अर्थ तक पहुँचे तो बहुत से प्रॉब्लम काज करेंगी। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एयर पोल्यूटेंट्स? इसमें ऑप्शन है मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 31, जस्ट अबव द अर्थ सरफेस इज? इसमें ऑप्शन है मीजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर। सो इसका करेक्ट आंसर है ट्रोपोस्फेयर। इसमें आप देखें कि अर्थ सरफेस से बिल्कुल ऊपर रीजन जो है वो ट्रोपोस्फेयर है, उससे ऊपर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर है, उससे ऊपर मीजोस्फेयर है और उसके ऊपर जो है वो थर्मोस्फेयर। सो ये टोटल 4 रीजन्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर के। क्वेश्चन नंबर 32, PAN स्टैंड्स फॉर? इसमें ऑप्शन देखिए, पोली एनिलीन नाइट्रेट, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पोली एसिटाइल नाइट्रेट एंड प्रॉक्सी एसिटाइल नाइट्राइट। सो इसमें इसका करेक्ट आंसर है पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट है और ये एक आई इरिटेंट है। क्वेश्चन नंबर 33, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कैन काज? ऑप्शन है हेपेटाइटिस, एस्थमा, स्किन कैंसर एंड नाइट ब्लाइंडनेस। सो इसका करेक्ट आंसर है स्किन कैंसर। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है ये स्किन कैंसर काज कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 34, द रीजन इन विच ओजोन लेयर डिप्लीट्स इज कॉल्ड? ऑप्शन है ओजोन होल, ब्लैक होल, बोथ ऑफ देम, नन ऑफ देम। सो इसका करेक्ट आंसर है ओजोन होल। इसमें आप देखिए कि सनलाइट जो है, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उसको ओजोन लेयर जो है वो एब्जॉर्ब कर रही है, अर्थ तक नहीं पहुंचने दे रही। लेकिन अगर ओजोन होल हो जाए तो फिर जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो अर्थ तक पहुंचेगी और प्रॉब्लम काज करेंगी। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है इट काज स्किन कैंसर। क्वेश्चन नंबर 35, ऑलमोस्ट ऑल एयरक्राफ्ट फ्लाई इन? ऑप्शन है ट्रोपोस्फेयर, मीजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। तो इसका करेक्ट आंसर है ट्रोपोस्फेयर। दिस इज द रीजन वेयर ऑल वेदर्स अकर, और जितने भी एयरक्राफ्ट हैं वो इसी रीजन में फ्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइजनस गैस? ऑप्शन है ऑक्सीजन, ओजोन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो इसका करेक्ट आंसर है ओजोन। Question number 37, the waste products driven out because of the combustion of fossil fuels? इसमें ऑप्शन है प्राइमरी पोल्यूटेंट, सेकेंडरी पोल्यूटेंट, टर्शरी पोल्यूटेंट, नन ऑफ देम। सो इसका करेक्ट आंसर है प्राइमरी पोल्यूटेंट्स।
Primary pollutants are the waste or exhaust products driven out because of combustion of fossil fuels and organic matter. These are oxides of sulfur, oxides of carbon, oxides of nitrogen, especially nitric oxide, इसके अलावा हाइड्रोकार्बन, अमोनिया और कंपाउंड्स ऑफ फ्लोरीन। ये सब जो हैं ये प्राइमरी पोllutants में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, हाई कंसंट्रेशन ऑफ विच मेटल क्लॉग्स द फिश गिल्स? ऑप्शन है जिंक, एल्यूमिनियम, सोडियम एंड कॉपर। सो इसका करेक्ट आंसर है एल्यूमिनियम। एसिड रेन जो है जो कि सॉइल और रॉक्स पे जो पड़ती है तो उसमें से हैवी मेटल्स को लीच कर लेती है, लीच आउट। और ये जो है मेटल्स हैं ये रिवर्स और लेक्स में शामिल होती हैं। तो एल्यूमिनियम की जो हाई कंसंट्रेशन है ये फिश गिल्स को क्लॉग कर देगी, जिसकी वजह से फिश को सफोकेशन होगी और उनकी डेथ हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 39, ओजोन डिप्लीशन वाज फर्स्ट नोटिस्ड इन? सो ऑप्शन है 1970s, 1980s, 1990s एंड 1960s। सो इसका करेक्ट आंसर है 1980s। जो साइन ऑफ ओजोन डिप्लीशन है वो सबसे पहले अंटार्कटिका में 1980s में नोटिस किए गए। उसके बाद 1990 में इसको रिकॉर्ड किया गया था आर्कटिक ओशन में। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, विटामिन्स आर एसेसरी ग्रोथ फैक्टर्स, दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी लाइक। ऑप्शन देखिए, प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी, इंसुलेट आवर बॉडी फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, build brain cells and regulate metabolic process। So इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, रेगुलेट मेटाबॉलिक प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 41, incinerators reduce the solid mass of the original waste by 20 to 30%, 40 to 45%, 80 to 85%, 70 to 80%। so इसका करेक्ट आंसर है 80 to 85%। इंसिनेशन जो है ये वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस है। इसमें सॉलिड वेस्ट को हाई टेम्परेचर पे तकरीबन 650 टू 1100 डिग्री सेल्सियस पे उसे बर्न किया जाता है और इंसिनेटर के नतीजे में सॉलिड मैस जो है वो तकरीबन 80 टू 85% जो है वो रिड्यूस हो जाता है और कन्वर्ट होता है वेस्ट मटेरियल में, जिसमें ऐश, फ्लू गैसेस और हीट शामिल है। इस प्रोसेस का फ़ायदा ये है कि सॉलिड वेस्ट जो है वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाता है, लेकिन इसके नतीजे में काफ़ी पॉइजनस गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, टॉक्सिक ऐश प्रोड्यूस होती है। इन फ्लू गैसेस में डाइऑक्सिन शामिल हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह। सो ये इंसिनेटर बेसिकली एक वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, लेकिन इसके नतीजे में जो टॉक्सिक गैसेस प्रोड्यूस होती हैं वो हार्मफुल हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, बिल्डिंग एंड मोनूमेंट्स लॉस देयर ब्यूटी एंड शाइन ड्यू टू। ऑप्शन है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, एसिड रेन एंड आईआर रेडिएशंस। सो इसका करेक्ट आंसर है एसिड रेन। एसिड रेन जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट पे अटैक करती है जो कि मार्बल और लाइमस्टोन में मौजूद है, जो कि बिल्डिंग और मोनूमेंट्स बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और इस वजह से क्या होता है कि ये बिल्डिंग्स जो हैं ये डल हो जाती हैं, इनकी शाइनेस ख़त्म हो जाती है, इनकी ब्यूटी लॉस हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, द स्ट्रेटोस्फेयर लेयर इज एट हाइट अबव द अर्थ सरफेस। ऑप्शन है 0 to 12 किलोमीटर, 12 to 50 किलोमीटर, 50 to 85 किलोमीटर, 65 to 120 किलोमीटर। सो इसका करेक्ट आंसर है 12 to 50 किलोमीटर। इसमें आप देखें कि हमारे एटमॉस्फेयर के 4 रीजन हैं। ट्रोपोस्फेयर जो है वो 0 से 12 किलोमीटर तक है। इसमें टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होता है। स्ट्रेटोस्फेयर जो है 12 टू 50 किलोमीटर है, इसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। मीजोस्फेयर जो है 50 टू 85 किलोमीटर, इसमें फिर टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है। और लास्ट पे थर्मोस्फेयर जो 85 टू अबव 120 किलोमीटर तक है और इसमें टेम्परेचर जो है वो फर्दर इंक्रीज़ होता है ऊपर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, शुगर इज स्टोर्ड इन लिवर इन द फॉर्म ऑफ। ऑप्शन है ग्लूकोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड नन ऑफ देम। सो इसका करेक्ट आंसर है ग्लाइकोजन। क्वेश्चन नंबर 45, द टेम्परेचर रेंज इन मीजोस्फेयर इज।
टेम्परेचर रेंज पूछी है 70 डिग्री टू -58 डिग्री, 0 डिग्री टू 17 डिग्री, 2 डिग्री टू -93 डिग्री सेल्सियस एंड -58 टू 2 डिग्री सेल्सियस। सो मीजोस्फीयर में टेम्परेचर रेंज जो है वो है 2 डिग्री टू -93 डिग्री सेल्सियस। मीजोस्फीयर में ऊपर की तरफ टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है। ये ट्रोपोस्फेयर में आप देखें टेम्परेचर जो है वो 17 टू -58 डिक्रीज हो रहा है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर में -58 टू 2 डिग्री इंक्रीज हो रहा है, मीजोस्फेयर में 2 टू -93 डिग्री और थर्मोस्फेयर में -93 से अबव इंक्रीज होता है। क्वेश्चन नंबर 46, नाइट ब्लाइंडनेस इज काज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई एंड विटामिन डी। सो इसका करेक्ट आंसर है विटामिन ए। नाइट ब्लाइंडनेस और आई इन्फ्लेमेशन जो है ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राइग्लिसराइड। ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड लिपिड्स। सो इसका करेक्ट आंसर है लिपिड्स। लिपिड्स जो हैं ये ट्राइग्लिसराइड्स हैं और इसका आप जनरल फार्मूला भी देख सकते हैं। दे आर ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ फैटी एसिड विथ ग्लिसरॉल। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, a nucleotide has 3 components, which one of the following is not involved in these? ऑप्शन है DNA, a nitrogenous base, a pentose sugar, a phosphate group। सो इसका करेक्ट आंसर है DNA। हर न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 कंपोनेंट में मुश्तमिल होता है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, जबकि DNA जो है ये बेसिकली टाइप है न्यूक्लियोटाइड की। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, rancid butter has foul smell. It is due to acetic acid, butanoic acid, starch and impurities. So इसका करेक्ट आंसर है butanoic acid। लास्ट क्वेश्चन, which one is pentahydroxyketone? इसमें ऑप्शन है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज एंड स्टार्च। सो इसका करेक्ट आंसर है फ्रुक्टोज। ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि ग्लूकोज जो है ये पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, इसमें 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं और एल्डिहाइडिक ग्रुप है, जबकि फ्रुक्टोज जो है ये पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन है, इसमें 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं और कीटोनिक ग्रुप है। सो इस वीडियो में हमने टेस्ट नंबर 7 की डिस्कशन की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।